भारतीय संविधान की छठी सीरीज में आपका स्वागत है और आने वाली परीक्षाओं के लिए मेरी शुभकामनाएं भी आपके लिए प्रेषित हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन नीति निर्देशक सिद्धांत से है और नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह पूछा जा रहा है कि जो मूल नीति निर्देशक तत्व था जिसे 42 अमेंडमेंट या 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा लिखा गया था या लाया गया था, उसमें क्या नहीं है। ठीक है, तो देखिए, एक है पर्यावरण को सुधारना व रक्षा करना, दूसरा है श्रमिकों का उद्योगों के प्रबंध में भागीदारी का अधिकार, तीसरा है कार्य करने का अधिकार, चौथा है ऐतिहासिक महत्व के स्थलों की सुरक्षा और अनुरक्षण करना। ठीक है ना, यही है ना। तो अगर हम लोग चौथे को देखें, मतलब इसमें क्या नहीं हो सकता, तो आप देख रहे हैं कि चौथा है ऐतिहासिक महत्व के स्थलों की सुरक्षा और वह अनुरक्षण करना। ये कौन से आर्टिकल में है? तो आप बोलोगे कि सर ये नीति निर्देशक तत्व का 49 आर्टिकल है। ठीक है, यहां हमने लिख दिया 49 आर्टिकल। अब देखो, कार्य करने का अधिकार, ये और अगर हम लोग देखें तो ये कहाँ आर्टिकल 39 है। क्लियर? और इसका मतलब ये तो मूल है ना। ठीक है, और श्रमिकों का उद्योगों के प्रबंध में भागीदारी का अधिकार। ठीक है, तो बच्चों ये चीज जो है ये 43A के द्वारा लाया गया है, मतलब संशोधन हुआ ना। 43 तो मूल हो गया, ए जो है जोड़ा गया है। तो ये क्या है, 43A क्या है? तो आप कहेंगे उद्योगों के प्रबंध में, ठीक है, कर्मकारों की भूमिका को सुनिश्चित करना, मतलब जो इंडस्ट्रीज हैं उसके मैनेजमेंट में जो वर्कर्स हैं उनकी भूमिका को सुरक्षित करना। अब फिर कह रहा है कि पर्यावरण को सुधारना व रक्षा करना और वन्य जीवन की सुरक्षा करना। तो देखो, जो मूल हमारा संविधान वो नीति निर्देशक तत्व है उसमें आर्टिकल 44 था ना। तो आर्टिकल 44 में क्या कहा गया था? यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है, एक समान नागरिक संहिता है, लेकिन इसी के अंदर 44A जोड़ा गया। ठीक है, 44A। तो 44A क्या बोल रहा है? तो आप कहोगे कि सर पर्यावरण में सुधार करना तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। ठीक है, तो इसका मतलब दो जोड़ा गया ना, एक 44A और दूसरा 43A। तो अब आंसर क्या आएगा आपका? ठीक है, तो आप कहोगे कि सर एक और दो, तो मतलब पहला ही इसका आंसर सही हो गया, पहला ही विकल्प इसका सही उत्तर है। क्लियर? और अब हम लोग आगे चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? ठीक है, तो नीचे से देखते हैं हम लोग। आयकर, तो ये तो सेंट्रल लिस्ट में है। इनकम टैक्स सेंट्रल लिस्ट में आता है, केंद्रीय सूची में आता है, संघ सूची में आता है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ठीक है, अस्पताल भी आप जोड़ लीजिए इसके अंदर। ठीक है, अस्पताल भी जोड़ लेते हैं। और अस्पताल के साथ साथ एक चीज हमको और भी याद रखना है, शमशान भी आता है इसके अंदर। जहां अस्पताल है वहां शमशान भी है। तो लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा अस्पताल और शमशान कब्रिस्तान, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? ये स्टेट लिस्ट में आते हैं। मतलब ये जो है ये किस में आया? ये है केंद्रीय सूची, और ये किस में है? प्रांतीय सूची या राज्य सूची या स्टेट लिस्ट। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, इस पर दोनों कानून बनाते हैं, केंद्र भी बनाता है और राज्य भी बनाता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आप कहोगे कि सर ये आया। ठीक है, समवर्ती सूची में कौन से विषय हैं जिस पर जो राज्य के लिए भी और केंद्र के लिए भी महत्वपूर्ण है? ठीक है ना, तो स्थानीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है और देश के स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। तो उनको ऐसे सब्जेक्ट को किस में रखा जाता है? समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट में रखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित 73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है? ठीक है, तो देखिए 73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा किस अनुसूची को जोड़ा गया? क्लियर? तो आप पहले तो आंसर कर लो, उसके बाद हम व्याख्या कर देते हैं। देखो 11वीं अनुसूची में या शेड्यूल में इसे जोड़ा गया है। ठीक है, क्लियर? तो आंसर ये हो गया। अब देखो 9वीं अनुसूची में क्या है।
देखो यहां पर पहली चीज याद रखना कि जो हमारा मूल संविधान है, ठीक है, जो मूल संविधान है, तो मूल संविधान में सूचियां कितनी थी? 8 थी, ठीक है। तो वर्ष 1951 में पहला संवैधानिक सुधार हुआ था और इस सुधार के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को लाया गया है, ठीक है, 9वीं अनुसूची को लाया जा रहा है और इसके द्वारा क्या है? जमींदारी उन्मूलन और भूमि अधिग्रहण, भूमि प्रबंधन इत्यादि का विवरण दिया गया। 10वीं अनुसूची क्या है? तो देखो 10वीं अनुसूची जो है यह एंटी डिफेक्शन बिल है, या आप कह सकते हो कि एंटी डिफेक्शन बिल मतलब दल बदल कानून है इसके अंदर। इसके बाद 11वीं अनुसूची क्या है? तो आप कहोगे कि सर इसमें जो है ग्राम पंचायतों की जानकारी दी गई है और ग्राम पंचायतों के अंतर्गत कितने विषय आते हैं? 29 आते हैं। लेकिन देखो 12वीं अनुसूची किसके लिए है? आप कहेंगे नगर पालिकाओं के लिए है, नगर निगम के लिए है, नगर परिषद के लिए है, ठीक है, इसके लिए आता है। तो अब ये किसके लिए? तो शहरी क्षेत्रों में, ठीक है, पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए लाया गया था। तो ये जो 12वीं अनुसूची है ये 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा लाया गया था और इसमें कुल 18 विषय हैं, ठीक है। अब आगे चलो, चौथा देखो क्या कह रहा है? निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि चौथी अनुसूची किस में है? जो चौथी अनुसूची में क्या है? आप कहेंगे शपथ और घोषणाओं के प्रकार हैं, ठीक है ना। और उसके बाद छठी अनुसूची में क्या है? तो कह रहा है कि सभी विषयों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। 7वीं अनुसूची में राज्य व्यवस्थापिका के भूमि सुधार एवं जमींदार उन्मूलन से संबंधित, ठीक है, अधिनियम या कानून है, ठीक है, अधिनियम या कानून होना चाहिए था ना, यहाँ पर अधिनियम या कानून आप कर सकते हैं या लगा दीजिएगा, ठीक है। और अब हम आबलिक कर देते हैं कानून। 9वीं अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की को सीटों का आवंटन है। तीसरी अनुसूची में असम, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। मतलब सबके सामने ये लिखा है, लेकिन आइए अब हम लोग क्रमशः शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि तीसरी अनुसूची में क्या है, ठीक है ना। तो देखिए जो तीसरी अनुसूची है इसमें राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, न्यायाधीश है इत्यादि के, ठीक है, शपथ दिए गए हैं। तो तीसरी अनुसूची कहाँ है? ये देखिए तीसरी अनुसूची लास्ट में है। अब देखिए शपथ और घोषणाएं ये नंबर 1 पर है, ये कहा गया, ठीक है। फिर तीसरी के बाद चौथी आएगा। तो चौथी अनुसूची में क्या है? तो आप कहोगे कि सर राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया गया है, ठीक है। चौथी अनुसूची में यह है कि राज्यसभा में राज्यों और विभिन्न केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनको कितनी सीट दी गई हैं इसकी जानकारी दी गई है। अब तीसरी, चौथी, 5वीं नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जान जाइए कि 5वीं क्या है। तो हम बता देते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है, ठीक है ना। मतलब अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध दिया गया है। किसमें? 5वीं में। तो खैर 5वीं विकल्प में नहीं है। छठी अनुसूची में क्या है? तो छठी अनुसूची ये दिया है और इसमें है असम, मेघालय और मिजोरम के जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित सूचनाएं दी गई हैं, ठीक है। 7वीं में क्या है? 7वीं में समवर्ती सूची दी गई, केंद्र राज्य संबंध दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें इस संबंध को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, जिसे 3 सूची कहा जाता है। एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। और जो इन तीनों में नहीं है वो अवशिष्ट शक्तियां हैं। इसके पहले भी आपको ये बताया जा चुका है। तो 7वीं अनुसूची का मिलान कर लेते हैं, कहाँ है? 2 है, ठीक है। और 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि अधिग्रहण, जमींदारी उन्मूलन, ये है। तो इसका मतलब अब हम अगर मिलाना चाहें तो ए के नीचे क्या आएगा? ए के नीचे आ रहा है 4, ठीक है। तो ए के नीचे 4 देखिए,
2 जगहों पर दिया है, तो इसका मतलब हमको एक बार और चलना पड़ेगा। छठी अनुसूची में क्या है, तो आप कहोगे असम और मेघालय, मतलब बी के नीचे 5, तो ए 4 बी 5, अभी भी 2 है, तो इसका मतलब हमको एक और जानना है। 7वीं अनुसूची में क्या है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, ठीक है। 7वीं अनुसूची 2, तो ए का 4 बी का 5 सी का 2, ठीक है। तो आप देख रहे हैं नीचे सी का 1 दिया है, तो अब आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। और अब देखिए इसमें निशान लग गया क्या, बी। क्लियर। और अब आगे चलिए 5th, निम्न में कौन सा वह अधिकार है जो भारतीय नागरिकों के साथ ही भारतीय क्षेत्र में निवास करने वाले विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, क्लियर ना, विदेशियों को भी प्राप्त कर रहा है। शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार ये विदेशियों को आपने दिया है, नहीं दिया, ठीक है। फिर क्या, और क्या पूछ रहा है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये किसको मिला है क्या, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर ये तो मिला है, मिला है ना, विदेशियों को भी प्राप्त है, जी हां प्राप्त है। और अब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशियों को प्राप्त है, इसके पहले मैंने आपको बता चुका हूं, नहीं है। फिर करा राज्य द्वारा लिंग जाति धर्म और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, ये भारत के नागरिकों के लिए, न कि विदेशियों के लिए है, ठीक है ना। फिर से मैं बता दूं, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार, ठीक है, ये क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये तो है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आप देंगे, नहीं देंगे, ठीक है, तो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। राज्य द्वारा लिंग जाति धर्म, क्या उनको हम लोग जो विदेशी हैं उनको समता दे दें, नहीं देंगे, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 2 और 3 आएगा, ठीक है, डी, 2 और 3, दो और 3 विकल्प में नहीं है। तो ये विकल्प आप सही कर लीजिएगा, 2 और 3, यहां हम 4 के स्थान पर 3 कर देते हैं, ठीक है। क्लियर। तो अब आपका आंसर हो गया सी। आगे चलते हैं, 6 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है, शिक्षा का अधिकार। तो आप कहोगे कि नहीं सर, अब शिक्षा का अधिकार तो मौलिक अधिकार हो गया ना, आज हो गया ना, लेकिन क्या नीति निर्देशक तत्व में नहीं है, है। तो मातृत्व सहायता प्राप्त करने का अधिकार, ये नीति निर्देशक तत्व में है या नहीं है। बाल श्रम पर रोक लगाना, नहीं है, क्योंकि यह मूल अधिकार है। बेगार पर रोक लगाना, यह मूल अधिकार में आता है। समान नागरिक संहिता, ठीक है, अभी हमने आपसे चर्चा किया, तो इसका आंसर क्या आया, 3 और 4 हो गया, ठीक है। यह मौलिक अधिकारों में आता है, क्लियर। अब आगे चलते हैं, 7 देखते हैं। 7 कह रहा है किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता को रद्द या निलंबित किया जा सकता है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया हो या लेता है। ये तो पढ़ाया जा चुका आपको, ठीक है, आर्टिकल 9, ठीक है। तो उस व्यक्ति की नागरिकता चली जाती है यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं, देखो ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यदि भारत सरकार को विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई है, बिल्कुल खत्म कर सकता है, ठीक है, नागरिकता खत्म कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी दुश्मन राष्ट्र को सहायता पहुंचाता है, तो देशद्रोही हुआ कि नहीं हुआ, और देशद्रोहियों की क्या होनी चाहिए, नागरिकता तो समाप्त होनी चाहिए ना। तो अब आपका आंसर क्या आया, ठीक है। तो आपका आंसर अब क्या आएगा, आप देखिए, एक तो सही है,
2 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, ये आपका क्या होगा, ये आंसर होगा। तो 1, 3 और 4 देखिए कहां पर है, सी है। अब आगे चलिए आप 8, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य नहीं है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कुछ अधिकार सशस्त्र सेनाओं को प्राप्त हैं, प्राप्त नहीं है। हाँ सही बात है, नहीं है। कोई सैनिक ये थोड़ा न कह सकता है कि हमें जीवन जीने का अधिकार है। इनमें यह राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा करने पर स्वतः निलंबित हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इनको सशस्त्र सेनाओं पर संशोधित ढंग से लागू करने के विषय में केवल राष्ट्रपति निर्णय ले सकता है, नहीं संसद निर्णय लेगी, न कि केवल राष्ट्रपति लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 2 और 3, तो देखिए ये नीचे दिया है 2 और 3। ठीक है, तो आइए हम लोग लगा लेते हैं निशान 2 और 3। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि भारत में पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पूर्व किसी व्यक्ति को कितने समय तक भारत में निवास करते हुए होना चाहिए। तो देखिए आर्टिकल 7 है। ठीक है, आर्टिकल 7 अनुच्छेद 7। तो ये आर्टिकल 7 क्या कहता है, आर्टिकल 7 कहता है कि 1 मार्च 1947, ठीक है, एक डिमार्केटिंग लाइन है। तो कहता है कि इसके बाद पाकिस्तान के भूभाग से कोई व्यक्ति आता है तो वह 1948 के बाद का नागरिक होगा, लेकिन उसे नागरिकता किस आधार पर दी जाएगी, रजिस्ट्रेशन के आधार पर दी जाएगी। लेकिन जब उसने आवेदन किया है, जब उसने आवेदन किया नागरिकता के लिए, ठीक है, तो उसके बाद उसे 6 माह तक भारत में रहना होगा, 6 महीने। ठीक है ना, तो इसलिए आप याद रखिएगा कि 6 मंथ है ये। अब 11 देखिए, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या शामिल है। समान कार्य के लिए समान वेतन है ही है। समान दीवानी कानून बिल्कुल है 39A। ठीक है, लोक न्याय की बात करता है, लोक अदालत की बात करता है। और समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, मतलब कहता है कि हम स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं उत्पन्न करेंगे, नहीं उत्पन्न होने देंगे। ठीक है ना, और लोगों को क्या करेंगे कि समान कार्य के लिए समान वेतन देंगे। ठीक है, तो यह कहां पर लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे कि सर यह 38(2) है। ठीक है, क्लियर, असमानता को कम करने की बात करता है। फिर तीसरा क्या कह रहा है, छोटा तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या शामिल है, 1 और 2 शामिल है, 1 और 2 शामिल है। अब हम लोग 12वां देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किस क्षेत्र में है। ठीक है, तो आप जानते हैं समानता का नियम कहां दिया गया है। ठीक है, समता का सिद्धांत 14 से 18 में है। और 14 क्या करता है, ठीक है, 14 क्या निर्देश देता है। ठीक है, तो देखो 14, आर्टिकल 14 कह रहा है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में, ठीक है, सरकार क्या चाहेगी, समता प्राप्त करने की कोशिश करेगी। ठीक है, लेकिन वो कहता है, ठीक है, कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे, विधि के समक्ष सभी समान होंगे, 14 ही कह रहा है। लेकिन अपवाद क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान, ठीक है, किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। क्लियर, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आया, 12 का ए आ गया। अब आइए देखते हैं 13, संविधान में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किन आधारों पर प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब
आर्टिकल 19 क्या देता है? आर्टिकल 19 आपको राइट्स देता है ना। क्या राइट्स दे रहा है आपको? तो ये दे रहा है 19 स्वतंत्रता का राइट्स। कैसे स्वतंत्रता? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का राइट्स देता है। लेकिन विचार और अभिव्यक्ति यह स्वेच्छाचारी नहीं हो सकती। ठीक है कि आप जो चाहें बोलते रहें, विचार और अभिव्यक्ति करते रहें, मतलब पागल होकर के किसी को गले आते रहें, देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध आप बोलते रहे, मतलब बोलते रहे, ऐसा अनुमति नहीं दी जा सकती ना। आप शिष्टाचार की धज्जी उड़ाते रहें, ठीक है, आपको नहीं दी जा सकती। ठीक है, न्यायालय की अपमानना करते रहें, ठीक है, अपराध को उत्तेजित कराते रहें, ठीक है, और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध पर चोट पहुंचाते रहे, तो क्या ये ठीक है? नहीं ठीक है ना। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित की जाएगी। ठीक है, तो अभी देखिए हमने आपसे क्या बताया, आप न्यायालय की मानहानि नहीं कर सकते, न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते, अन्य किसी व्यक्ति की शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं कर सकते, और अभी हमने कहा कि विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को तोड़ने वाला वक्तव्य नहीं दे सकते। तो इसका मतलब 1, 2 और 4 ये सही है आपका। 1, 2 और 4 अगर आप कर रहे हैं तो आपके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, तो 1, 2 और 4 तलाशते हैं कहां? ये डी है। क्लियर? अब आगे चलिए, आगे 14वां क्वेश्चन देखिए। संविधान में निरोधक नजरबंदी की अनुमति देता है परंतु रोक लगाता है। ठीक है, आर्टिकल 22 की आप चर्चा करिए। आर्टिकल 22(4) में क्या है? ठीक है, संविधान निरोधक नजरबंदी या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट दिया गया है। ठीक है, क्लियर? तो अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है क्या? संविधान निरोधक नजरबंदी है क्या? संविधान जो हमें निरोधक और नजरबंदी की अनुमति देता है वह एग्जैक्टली है क्या? वो आप कहेंगे अपराधी को अपराध करने से पूर्व ही रोक देना ही, ठीक है, निरोधक नजरबंदी है। मतलब निरोध कर लीजिए, अपराध घटित होने से पहले ही उसे रोक लीजिए। इसके लिए आप क्या करेंगे? अपराधी को, सशंकित अपराधी को नजरबंद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस निरोधक नजरबंदी को क्या कहा जाता है? लोडेड गन कहा जाता है, भरी हुई बंदूक कहा जाता है। ठीक है, और यह पुलिस इंस्पेक्टर या सक्षम अधिकारी, ठीक है, संशय पर किसी व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसे 3 माह से ज्यादा समय तक, ठीक है, जेल में नहीं रखा जा सकता। हाँ, अगर 3 महीने के बाद भी आप जेल में रखना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट के न्यायाधीश या उनके जैसा, ठीक है, मतलब न्यायाधीशों जैसी योग्यता रखने वाला व्यक्ति, ठीक है, का एक पैनल या बोर्ड होगा, और अगर वह सुझाव दे देता है तब आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आया? ए आ गया। अब 15 चलते हैं। 15 में है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? ठीक है, मतलब कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक सम्मत प्रतिबंध लगा सकता है? ठीक है, तो आप देखिए लिख रहा है 1 क्या? तो 1 लिख रहा है सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, 2 संसद या पार्लियामेंट, सी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्लियर? हो गया? तो आप कह दोगे कि इसका आंसर क्या आया। ठीक है, तो आप कह दोगे कि सर इसका आंसर है संसद। संसद, ठीक है, और इसमें देखिए थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है तो इसको हम इसे हटा दे रहे हैं। और अब हम लोग आते हैं 16वां क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। 16वां क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से
संविधान संशोधन द्वारा निकाल दिया गया। यह अधिकार अब किस अनुच्छेद में है? इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि 44 अमेंडमेंट या 44वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है, संपत्ति को मूल अधिकार से हटाकर के कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। और इसके लिए क्या व्यवस्था की गई? तो आप कहोगे कि सर अनुच्छेद 300A या 300 का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब हम लोग 17वां क्वेश्चन देखते हैं। संविधान द्वारा पहले 15 वर्ष तक अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में प्रयोग करने की अनुमति को किस प्रकार आगे के वर्षों में जारी रखा गया? अधिनियम बना बना करके, एक्ट बना बना करके, ठीक है, इसे जारी रखा गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी आ गया। अब 18 देखते हैं क्या है। संविधान एंग्लो इंडियन समुदाय के हितों की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित करता है? ये पूछ रहा है कि हमारा जो संविधान है वह आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन लोगों की रक्षा कैसे करता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि उसमें व्यवस्था दी गई है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है तो वह लोकसभा में क्या कर सकता है? 2 एंग्लो इंडियन को, ठीक है, नॉमिनेट कर सकता है या मनोनीत कर सकता है। तो अब हम देखते हैं, ये तो हो नहीं सकता सेना बल में उनके लिए स्थान आरक्षित करके, ये तो नहीं हो सकता। सेवा और राज्य विधानमंडल में उनके लिए स्थान आरक्षित करके, ठीक है, नहीं, ये गलत हो रहा है। भारतीय सेना में उनके लिए स्थान आरक्षित करके, बिल्कुल नहीं। देखिए ये डी विकल्प है। लोकसभा के लिए इस समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित करने का प्राधिकार देता है। अब 19 चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अब मौलिक अधिकार बन गया है। ठीक है ना, फिर से देख लीजिएगा, प्राथमिक शिक्षा अब मौलिक अधिकार में बदल गया। ठीक है ना, और फिर कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान केवल उत्तरी और पश्चिमी भारत में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए कि आप ये देखिए कि दूसरा जो है वो गलत है, क्योंकि यह संपूर्ण भारत के लिए है, न कि भारत के किसी भाग के लिए है। तो इसका मतलब तो ये गलत हो गया ना। ठीक है, तो सही क्या हुआ? 1 सही हुआ। ठीक है, तो आप आंसर लगा दें पहले ए। अब थोड़ी हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये जो बच्चों को प्राइमरी शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा देने की बात थी, यह नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 45 में था, लेकिन आज इसे कहाँ रखा गया है? 21A में रखा गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को क्रियान्वित किया गया है। ठीक है, और इसे कब लाया गया है? 2009 में लाया गया। ठीक है, कहाँ से? नीति निर्देशक तत्व से हटा करके फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें कुल कितने अध्याय दिए गए हैं? 7 अध्याय दिए गए हैं। ठीक है ना, और अब आगे चलिए। 20 निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के 51 में अनुच्छेद में नीति के निर्देशक तत्वों के रूप में व्यक्त किया गया है? मतलब सीधी सीधी आप बात करिए कि आर्टिकल जो 51 है उसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। तो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति का क्या अर्थ यहां बताया गया है 51 में। तो एक, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। 2, राष्ट्रों के बीच, ठीक है, क्या करेगा? न्याय संगत और सम्मानपूर्ण, ठीक है, संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। ठीक है, क्लियर। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थों के द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो आप इसे देखिए कि इसमें क्या हो सकता है। फिर से देखिए, आर्टिकल 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है ना।
तो कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कैसे आपको मिलेगी। तो कह रहा है कि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध को बनाए रखने के लिए भारत देश प्रयास करेगा। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थों द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो दोनों सही है भाई। ठीक है, एक तो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? आप कहोगे कि सर इसका आंसर आएगा ए। क्लियर? और बच्चों, आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे और अगले दिन हम लोग नेशनल मूवमेंट लेकर आएंगे, मतलब कल नेशनल मूवमेंट का होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए यह टेस्ट सीरीज लाभप्रद होगी। थैंक यू बच्चों, विशिंग ऑल द लक। नमस्ते।